अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में स्टडी किया है, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में स्टडी किया है, एंड टेस्टिंग के बारे में स्टडी किया है। मेन यहाँ हमारा फोकस किसकी तरफ था, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ, ताकि हम यहाँ पे फाइंड कर सकें कि किस तरह से हम अपने जो प्रोसेसेस होते हैं, अपने जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो किस तरह से हम इसमें एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जब एरर्स आपके पास आ जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। साथ ही साथ हमारा क्वालिटी कंट्रोल का भी ये काम होता है कि आपके पास अगर कोई एरर्स आ गए तो उनको आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है हमारे पास जो होती है वो किसकी तरफ फोकस करती है, प्रोडक्ट की तरफ। तो जब तक आपका प्रोसेस प्रॉपरली काम नहीं करेगा, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो, अपने एरर्स रिमूव कर लेते हो, तो प्रोसेसेस में आपके पास जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो ये चेक करता है कि क्या फ्यूचर में आपके पास ये एरर तो नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये इनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सही। तो इसके हमने स्टडी किया कि आपके पास जो प्रोसेसेस है वो क्या है, आपके पास एसडीएलसी के जो प्रोसेस है। सही। उसमें आपके पास जब रिक्वायरमेंट्स आप गैदरिंग करते हो तो उसमें आपके पास क्या चेक करती है, डॉक्यूमेंटेशंस को स्टडी करती है। डॉक्यूमेंटेशंस को ये चेक करती है क्या ये आपके पास क्वालिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन बनी है कि नहीं। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है फंक्शनल एंड पॉइंट जो एनालिसिस है, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, ये अगर आपको याद हो तो ये हमने मेथड यूज़ किया था कि किस तरह से हम अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को प्रूव कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बना है कि नहीं। क्योंकि आप कभी भी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते, आप कभी भी क्वालिटी को ये नहीं चेक कर सकते कि ये अपनी क्वालिटी कंप्लीट हो गई है कि नहीं। ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप जो है ये विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस आप चेक करते हो कि क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कंप्लीट बन गई है कि नहीं, आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके पास क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट में आ रहा है कि नहीं। सही हो गया। तो जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस बन रही होती है उसमें आप क्या करते हो, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस चेक करते हो। साथ ही साथ जब आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन पे काम हो रही होती है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, तो आप क्या करते हो, रिस्क एनालिसिस करते हो। ठीक है। वो भी आपके पास क्या आ गया, प्रोसेसेस में आ गया। जब आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो, रिस्क एनालिसिस में आप ये चेक करते हो कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की है उसमें आपके पास जो जो रिस्क है वो फ्यूचर में कौन कौन से रिस्क आपके पास आ सकते हैं, तो वो आप क्या करते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसका इम्पैक्ट फाइंड करते हो, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट पे, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके आने की। और अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है, वो रिस्क, जैसे आप क्या करते हो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, जब आप प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर रहे हो तो वो क्या होते हैं, रिस्क। लेकिन जैसे वो रिस्क आपके पास आ जाते हैं तो वो रिस्क से क्या बन जाते हैं, आपके पास प्रॉब्लम। तो अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स बताए हुए हैं और आपने क्या ये चीज़ें डिफाइन की हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो ना करें ताकि आपको ये रिस्क ना मिले। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप क्या करते हो, रिस्क एनालिसिस में फाइंड करते हो। फिर उसके बाद आपके पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपके पास अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है आपके पास प्लानिंग। कि क्या आपने प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट को प्लान किया है कि नहीं। उसके लिए आपको याद हो तो हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि आपके पास कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं, उसको डिटेल में स्टडी किया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सॉरी, आइडेंटिफाई करते हैं अपने टास्क एंड एक्टिविटीज़ को कि आपके पास कौन सी टास्क एंड एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद फिर हम उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू जो टूल है, जो टेक्निक है, उसको यूज़ करके अपने टास्क को अगेन डिवाइड कर देते हैं कि अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टास्क, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो वो भी हमारे पास सामने आ जाए। फिर थर्ड इस, तो बेसिकली यहाँ पे काम यही होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के सेकेंड स्टेप में कि हमें पता चल जाता है कि इस एक्टिविटी के कौन कौन से और मल्टीपल टास्क है और उसमें कोई प्रायोरिटी बेस्ड काम है कि नहीं। ठीक। और फिर थर्ड में हम स्टेप में क्या करते हैं, हम उसकी डिपेंडेंसीज फाइंड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है जो दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसकी एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ वो काम स्टार्ट कब होगा, वो काम एंड कब होगा। उसके बाद फिर हम उसका क्या करते हैं कि हम उसमें रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि रिसोर्सेज आपके पास लग जाती हैं और एंड में हम उसके माइलस्टोन्स की डेडलाइन बता देते हैं कि कब आपको ये प्रॉपरली माइलस्टोन कंप्लीट होकर मिलेगा। माइलस्टोन आपके पास क्या होते हैं, जो आपके टारगेट्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने एसआरएस कंप्लीट करना है। ठीक है। तो एसआरएस आपको कब तक कंप्लीट होके मिलेगा, मींस वन मंथ के अंदर अंदर आपने एसआरएस कंप्लीट करके देना है। तो जैसे आपके पास एसआरएस कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपके पास क्या, आपका एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। अब हमने प्लानिंग के लिए जो है टूल्स की बात की थी और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसका क्रिटिकल पाथ चेक करते हैं कि आपके पास कौन से क्रिटिकल पाथ्स मौजूद है। उसके लिए हमने 2 टेक्निक स्टडी करनी थी, सीपीएम एंड PERT।
तो सीपीएम हमने प्रीवियस स्टडी में पढ़ लिया, दैट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड, कि किस तरीके से हम उसको टेक्निक को यूज़ करके, उस टूल को यूज़ करके अपने क्रिटिकल पाथ्स फाइंड करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कौन-कौन से और कहाँ-कहाँ पे आपको डिले होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ PERT, और सेकंड ये कि हम यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि क्यों हम सीपीएम हम कब यूज़ करते हैं एंड PERT हम कब यूज़ करते हैं। PERT के हमारे पास एब्रिविएशन क्या है, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये हमारे पास हम PERT कब यूज़ करते हैं, जब आप क्लियर नहीं होते, ठीक है, आप प्लान करते वक्त आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होती है। अब प्लानिंग आप तब करते हो, देखिए, जब एसडीएलसी आपका कब स्टार्ट होता है, जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मिलने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, प्लान करते हो कि आपके पास कौन कौन सा काम है, उसको किस तरीके से करोगे, क्योंकि आपके पास फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एसआरएस का काम स्टार्ट करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हो, आप उस पे हाई लेवल का काम स्टार्ट करते हो, डिज़ाइन का, ठीक है, ये सब काम आप उसके जब प्लान हो जाता है उसके बाद उस पे काम स्टार्ट करते हो। तो ज़ाहिर बात है, आप उस टाइम तो आपको क्लियर नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन स्टिल आप कोई ना कोई वहाँ पे मसला आ सकता है, कुछ डिले आ सकता है, तो वहाँ पे आप क्या होता है, क्लियर नहीं होती, आपकी कन्फ्यूजन्स होती है, आप बिल्कुल अ, एकदम क्लियर होके नहीं कह सकते कि आपका ये जो प्लान है वो परफेक्ट प्लान है, इसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो उस केसेस में आप क्या यूज़ करते हो, PERT यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप जब सीपीएम कब यूज़ करते हो, जब आपने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी होती है, क्योंकि कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है कि आपको कंफर्म होता है कि आप कौन-कौन सा टूल यूज़ करोगे, कौन सा हार्डवेयर यूज़ करोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। तो उसकी मार्केट में क्या-क्या उसकी रेटिंग है, उस रेटिंग को उठा के आप फिर उसको कैलकुलेट करते हुए कौन सी क्रिटिकल पाथ है, कौन सा आपके पास मेथड है जो आप ना यूज़ करें, तो उसके लिए आप फिर सीपीएम यूज़ करते हैं। लेकिन प्लानिंग के लिए आजकल जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो किसकी तरफ किया जाता है, PERT की तरफ। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हो कि इस टाइम पे आपका जो है प्रोजेक्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, या आप जो एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो PERT हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी, एक हमारे पास एनालिस्ट टेक्निक है जो बेसिकली क्या एस्टिमेट करती है, आपकी एक्टिविटी को, उसको एस्टिमेट करती है, उसको प्लान करने के लिए, तब जब आप कंफर्म नहीं होते, आपको क्लियर नहीं होता कि आपका काम कब कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करते हो, PERT यूज़ करते हो। और सीपीएम आप तब यूज़ करोगे जब आप बिल्कुल इंश्योर होगे। अब इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ यूज़ की जाती है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आप उस पे काम कर रहे हो, एसआरएस पे काम कर रहे हो, ठीक है, एसआरएस पे काम कर रहे हो, और एसआरएस पे काम करते वक्त आपने कहा है कि विद इन 1 मंथ जो है हम अपना एसआरएस कंप्लीट कर लेंगे, ये आपने प्रिडिक्ट कर दिया, ये आपकी क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया। मोस्ट लाइकली आपका क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके एसआरएस करते करते कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई या कोई मसला आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉर एग्जांपल 1.5 मंथ लग जाएगा उसको कंप्लीट करने के। एंड पेसिमिस्टिक मतलब बिल्कुल डिले हो गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, उसको आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो विद इन आप 2 मंथ से उसको ज़रूर कंप्लीट करोगे। तो ये 3 वैल्यूज़ हो गए। ऑप्टिमिस्टिक जो आपको कंफर्म है कि आप प्रेडिक्ट करते हो इसमें हो जाएगा। मोस्ट लाइकली कि ज़्यादा से ज़्यादा तक इसमें तो हो ही जाएगा। एंड पेसिमिस्टिक मतलब बिल्कुल नेगेटिव सिनेरियो कि इस टाइम तक तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। तो वो आपके पास क्या है, PERT है। ठीक है? अब इसमें आपके पास क्या है, मेथड। अगर आपको सीपीएम याद हो, तो सीपीएम में हमने क्या किया था, आपके पास क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट के बाद आपके पास नोट्स आ जाते हैं जिसमें आप क्या करते हो, अपनी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हो कि यहाँ से आपके पास बी आ गया, फिर यहाँ से आपके पास सी आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे PERT में आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे आप जो अपनी ये जो एक्टिविटीज़ है ना वो एजेस पे डिफाइन करते हैं। मीन्स ये आपका जो स्टार्ट है, यहाँ पे वो एक नोट बन जाएगा। स्टार्ट के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वो जो आपका एज है वहाँ पे हम ए को डाल देंगे, और यहाँ पे आपके पास सेकंड नोट बन जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो वो आपके पास थर्ड नोट। फिर यहाँ से आपके पास सी आ रहा है, तो वो आपके पास फोर्थ नोट और एज। तो यहाँ पे आपके पास PERT में हम अपनी एजेस के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस है डायग्राम क्रिएट करते वक़्त। अब आपके पास फ़ॉर्मूला एक है, a प्लस 4 इंटू एम प्लस पी डिवाइड बाय 6। तो ये जब आपकी 3 वैल्यूज़ आ जाती है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, तो आप इसको क्या करते हो, ऐड करके लास्ट में जो आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या बन जाती है, एक फिक्स ड्यूरेशन बन जाती है। ठीक है? फॉर इसमें आपके पास क्या-क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये टेबल है PERT के लिए। इसमें आपके पास क्या है, एक्टिविटी ए के लिए उन्होंने क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम इसको 2 डेज़ के अंदर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 डेज़ लग जाएँगे, या फिर अगर बिल्कुल नेगेटिव सिनेरियो तो वो 12 डेज़ के अंदर-अंदर तो हमने इसको कंप्लीट करना ही करना है। तो अब इसको अगर हम फ़ॉर्मूले में डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो है हमारे पास है 2
प्लस 4 हमारे पास क्या है, m हमारे पास अगेन 4 है, प्लस आपके पास p जो है वो क्या है 12 डिवाइड बाय 6। तो इससे जो आपके पास वैल्यू आएगी, फॉर इसकी वैल्यू आई थिंक आपके पास आ रही है 5। तो इससे जो वैल्यू आई है आप इसको क्या कर दोगे, अपना एक नया टेबल कॉलम क्रिएट करोगे, उसमें आप इसकी ये जो टी ई है ये आपके पास क्या है, ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए की अब न्यू वैल्यू क्या है 5 है, बी की 14 है, सी की 9 है, डी की 15 है, ई की 8 है, एफ की 9 है, जी की 4 एंड 5 है। ठीक है, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपने अब फिक्स ड्यूरेशन इनके निकाल लिए। तो ये आपके पास क्या था, पर्ट था। जब आप कंफर्म नहीं होते, आपको क्लियर नहीं होती, कंफ्यूजन्स होती है, आप क्या यूज करते हो, पर्ट यूज करते हो। तो मोस्टली अब आपको पता है, पता हो जाना चाहिए कि पर्ट आप कब यूज करते हो, जब कभी भी आपने प्लान करना है आप पर्ट यूज करो। और अगर आपने कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो वहां पे आप जाके सिंपल सीपीएम यूज करें। ठीक हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को यूज करके ग्राफ पहले क्रिएट करते हैं अपना। पहले हम क्या करते हैं, सीपीएम का ग्राफ क्रिएट करते हैं, ताकि आप जब हम पर्ट का ग्राफ क्रिएट करें तो आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि हम स्टार्ट का एक नोट बना देंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट के बाद हम क्या चेक करेंगे, कौन सी यहाँ पे एक्टिविटी है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दैट इज ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए आ गया हमारे पास नोट, और ये क्या आ गया बी। ये हम क्या बना रहे हैं, सीपीएम। अभी अच्छा, अब क्या हो रहा है, सी जो हमारे पास क्या है वो ए से जब जब ए कंप्लीट नहीं होगा सी नहीं आ सकता, ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा डी भी नहीं होगा, ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा ई भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास सी, यहाँ पे आ गया आपके पास डी, और यहाँ पे आ गया आपके पास ई। ये 3 नोट्स कब कंप्लीट हो, जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा हमें ये 3 नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकंड अब आ जाते हैं एफ। जब हमें बी एंड सी कंप्लीट हो जाएगा तब हमें एफ मिलना चाहिए। तो हमारे पास आ गया यहाँ बी एंड सी से एफ आ गया। फिर हमारे पास है जी, जो आपके पास डी से आ रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा डी। और लास्ट में हमारे पास क्या है एच, जो ई एफ एंड जी से आ रहा है, तो ये आ गया ई, ई एफ एंड जी, जो आ गया एच, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया फिनिश। तो ये आपके पास क्या बन गया, सीपीएम बन गया। अब हम जो है पर्ट बनाते हैं, ताकि आपको अब डिफरेंस पता। पहला डिफरेंस तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपने है नोट्स पे अपने एक्टिविटीज डिफाइन किए, जबकि पर्ट में हम जो है एजेस पे अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा का काम है कि यहाँ पे आप देखिए आपने स्टार्ट दिया है ना, लेकिन पर्ट में हम स्टार्ट को भी है एक नोट का नाम दे देंगे, जो हमारे पास बन जाएगा 1। ठीक है, अब इस 1 से हमारे पास क्या हो रहा है, इस 1 से हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले अब यहाँ पे अब देखना है हमने कि कौन सी एक्टिविटी से वही चीज देखनी है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। वो क्या हमारे पास है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट नोट से आपके पास क्या बन गया, आपके पास सेकेंड नोट, जिसके ऊपर आपकी जो एक्टिविटी आ गई वो क्या हो गई, ए आ गई। सही है। अब यहाँ पे आपने चेक करना है, जब आप इस नोट पे थे, एक्टिविटी पे थे, तो यहाँ पे आपने इस टेबल को चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा ए है जो किसके साथ कंबाइन होके आपके पास एक एक्टिविटी दे रहा है। तो वो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, इंडिविजुअली है लेकिन कंबाइन होके नहीं है। अब हम आते हैं बी की तरफ। बी भी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वो कहाँ से आएगा, आपके पास 1 से आएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड काम क्या है, यहाँ पे देखना कि क्या बी कंबाइन हो रहा है, तो वो हो रहा है बी एंड सी कंबाइन होके आपको क्या दे रहे हैं, एफ दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास बी हमने बना दिया, अब हम सी पे काम करते हैं। सी हमारे पास कहाँ से आया है, ए से आया है, तो एक से हम इसको सी को निकाल के और यहाँ पे एक नोट बनाते हैं 3। तो अब यहाँ पे आप सीपीएम में देखें तो आपने क्या किया था, सीपीएम में आपने ये जो था सी और ये जो था बी, इनके इंडिविजुअली नोट्स बन के आपके पास क्या आया, यहाँ पे एफ आया के बना। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उनके एजेस को अलग अलग दे दिया। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो नोट्स हैं वो जो है कम बनेंगे, हमारे यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो कम बनेंगे, और हमारी एस्टिमेशन करना आसान होगी। जबकि यहाँ पे हमारे जो है नोट्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, हमारी एस्टिमेशन भी ज़्यादा हो रही है, और हमें कैलकुलेशन में भी डिफिकल्टी आएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आप क्या करते हैं, इसको आप कंटिन्यू करते हैं कि बी एंड सी कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं, एफ दे रहे हैं।
तो यहाँ से हम एक्टिविटी निकाल लेते हैं एफ। ठीक है, ये काम हो गया। डी पे आ जाते हैं। डी हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ए से। यहाँ पे आप डी को देख ले कहीं पे दोबारा डी जो यूज हो रहा है तो वो इंडिविजुअली यूज हो रहा है, तो हम इसका अपना एक नोट क्रिएट कर देंगे, दैट विल बी 4, और इसके एच के ऊपर लिख दिया डी। सही हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे ई पे आ रहे हैं। ई हमारे पास क्या है? वो अगेन ए से निकल रहा है, तो ए से हमने यहाँ पे निकाल दिया ई को। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ई जो है यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, ई एफ एंड जी। तो यहाँ पे हमने ई बनाया हुआ है, एफ हमें मिला हुआ है, जी हमें नहीं मिला। तो पहले जी पे काम कर लेते हैं ताकि हमें एक एंड पे एक साथ नोट मिल जाए। जी हमें किससे मिल रहा है? डी से मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? जी निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट बन रहा है 5 का। तो जी एफ ई एफ एंड जी कंबाइन होके हमें क्या नोट दे रहे हैं? एच। तो इनको कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ से हमारे पास एक एक्टिविटी निकल रही है एच की, और लास्ट में ये क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे टोटल कितने नोट्स बने? 6। और यहाँ पे हमारे कितने नोट्स बन रहे थे? इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नोट्स बन रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे 10 नोट्स है, जबकि यहाँ पे हमारे कितने नोट्स है? 6 नोट्स है। तो अब यहाँ पे आपको खुद पता चल रहा है कि आपका क्या है, आपके कम एजेस बन रहे हैं, कम एजेस के साथ साथ आपका कम पाथ बनेंगे और आपकी एस्टिमेशन में एफर्ट भी कम लगेगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट काम जो हो गया कि आपने टेबल को देख के अपना ग्राफ कंप्लीट कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे अपने उसकी डिपेंडेंसीज भी देख लिए। ठीक है, अब सेकंड काम क्या था कि आपने इसको कैलकुलेट करके इसकी ड्यूरेशंस निकालनी थी, तो वो हमने काम भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ में जाके ये जो हमारी एक्टिविटीज है उसके साथ उसकी हम एस्टिमेशन डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या किया? ए की हमारी एस्टिमेशन क्या बन रही है? 5। तो इस एच के नीचे हमने कर दिया 5। बी की हमारी क्या बन रही थी? 14। फिर हमारे पास क्या है? सी की हमारे पास है 9। डी की हमारे पास है 15। ई की हमारे पास थी 8। इसकी है 9। जी की हमारे पास है 4। एच की हमारे पास है 5। ये हमारे पास क्या होगी? हमारी ड्यूरेशंस भी होगी। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इसकी कैलकुलेशंस पे आते हैं। कैलकुलेशंस पे आने के लिए हमने क्या किया? अगर आपको याद हो तो हमने सीपीएम के लिए क्या किया था? अर्ली स्टार्ट लिया था, अर्ली फिनिश लिया था, लेटेस्ट स्टार्ट लिया था, लेटेस्ट फिनिश, और उसमें हमने सिलेक्ट टाइम को फाइंड आउट किया था। ठीक है, मतलब टोटल हमें 5 वैल्यूज फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमने ये काम नहीं करना। यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? इसके लिए हमने स्टार्ट पे कब हो रहा है? ऑफकोर्स 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये एंड पे, इस पे भी वही काम है। फॉरवर्ड पाथ है एंड बैकवर्ड पाथ है। तो जब हम फॉरवर्ड पाथ पे जा रहे हैं तो उस टाइम जो है हम जो ये बॉटम की वैल्यू है उसको फिल करते हैं, और जब हम बैकवर्ड पाथ जा रहे हो तो तब हम ये टॉप पे जो वैल्यूज होती है उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 0 हो गई। ठीक है, अब वंस हमारे पास क्या एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट हो रही है। तो ए से स्टार्ट हो रही है मीन्स उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो इसके ऊपर हमने बना दिया। तो इसकी वैल्यू ए की क्या है? 5 है। 5 0 प्लस 5 किया तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? 5। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दी? 5। अब हम जा रहे हैं डी पार्ट पे, तो डी की हमारे पास क्या वैल्यू है? 15। अब देखिए आपके पास ग्राफ में सारी वैल्यूज गिवन है, ड्यूरेशन भी गिवन है, सब गिवन है। अब यहाँ से उठाओ और अपने टेबल में डालो। बार बार हमें यहाँ पे पीछे टेबल आके अपनी देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने? 15 प्लस 5 किया तो हमें क्या मिल गया? 20। सही हो गया। अब हम जी पे आ जाते हैं, तो जी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 4। तो 20 प्लस 4 किया तो 24। लेकिन आपके पास जो ये फिफ्थ नोट है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ जी की वैल्यू नहीं आ रही है, हमारे पास ई की वैल्यू आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही है। तो वो अभी कैलकुलेट नहीं हुई, तो आप अभी सिर्फ जी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 24, और उसको अपने पास स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 पे आ जाते हैं। तो 3 की क्या वैल्यू आ रही है के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? बी एंड सी की। तो बी की क्या वैल्यू है? 14। तो 14 अब बी कब स्टार्ट होगा? जब 1 हमारा पास जो ये नोट है 0 होगा, तो 0 प्लस 14 आपके पास 14 हो गया। सी की हमारे पास क्या वैल्यू है? 9। ठीक है, लेकिन सी आपके पास कब स्टार्ट होगा? जब एक पे काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी क्या वैल्यू आ रही थी? 5। 5 प्लस 9 आपके पास 14 हो गया। तो आप क्या करो यहाँ पे, अब 5 बी की वैल्यू भी 14 है एंड
सी की वैल्यू भी 14 है, तो आप इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दो 14। ठीक है, सेम वैल्यू। अगर कोई डिफरेंट होती तो हमने जैसे सीपीएम में किया था ना कि फॉरवर्ड पाथ पे हम जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उठाते। फॉर एग्जांपल अगर बी की वैल्यू हमारे पास 12 होती एंड सी की वैल्यू हमारे पास 14 थी, तो फिर हम क्या उठाते, 14। लेकिन अभी दोनों की वैल्यू सेम है तो हमने 14 ही उठाई है। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से 3 से जा रहे हैं किसकी तरफ, 5 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी का काम हो गया। एफ का क्या काम है, हमारे पास क्या वैल्यू है एफ की, 9। तो 9 और 14 को आप ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास 23 आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, आपको जी मिल गया, एफ मिल गया। अब आपके पास क्या रहता है, आपका ई रहता है। ठीक है, ई रहता है तो ई के लिए हमारे पास क्या है, उसका कोई नोट नहीं है। आपके पास क्या है, ई की वैल्यू है 8, और वो कहाँ, जब 5 ए कंप्लीट होगा तब आपको ई मिलेगा। तो ए की क्या वैल्यू आपके पास है, 5, तो 8 + 5 8 9 10 11 तो आपको क्या मिल गया, ई जो है इक्वल्स टू 13 मिल गया। अब यहाँ पे आप चेक करो कि ये देखिए 3 वैल्यूज आ रही हैं, ई एफ एंड जी। अब हमने कहा था जब कभी भी हम फॉरवर्ड पाथ पे होते हैं, जब कभी भी हम फॉरवर्ड पाथ पे होंगे तो हम हमेशा वहाँ पे क्या उठाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं। बाकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सब वही जैसे सीपीएम में उठाते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ पे मैक्सिमम उठाएंगे और बैकवर्ड पाथ पे मिनिमम उठाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पाथ कौन सा है, दैट इज 24। तो आप 24 को उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पे आ जाएंगे। 24 + 5 आपकी एच की वैल्यू है, तो वो क्या होगी आपकी 29। 29 आपकी क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, कि मींस 29 पे आपका जो है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जो जा रहे हैं बैकवर्ड पाथ पे जाएंगे, बैकवर्ड के थ्रू जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम वही है, बैकवर्ड पाथ के लिए भी आपने सेम उठा ली जो 29 वैल्यू, क्योंकि जारी बात है जिस आपका वही वैल्यू पे आपका काम स्टॉप हुआ है ना, तो आपने उसको 29 दे दिया। ठीक है, अब बैक पे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, 29 की वैल्यू और जो एच की वैल्यू क्या थी 5, उसको माइनस करोगे, 29 - 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका 24 वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे क्या डाल दो, 24 डाल दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या जा रही है, यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं हम, यहाँ पे 4 पे जा रहे हैं, डी की वैल्यू पे जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, 24 माइनस आपके पास 15 हो गया, सॉरी 24 - 4 है, जी की वैल्यू आपके पास ये 4 है। तो 24 - 4 आपके पास क्या हो गया, 20। तो ये आपको क्या मिल गया, 20। फिर आ जाते हैं आपके पास ये डी की वैल्यू पे आ जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 20 - 15 हो गया, तो वो क्या हो गया आपके पास 5। एंड 5 के पास यहाँ पे आ जाएंगे क्या, आपके पास ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो ये आपको एक पाथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम ई की तरफ। अब 5 से आपको क्या मिल रहा है, ई भी जा रहा है, तो अच्छा बैकवर्ड पे भी अगर हम जाएं, अब यहाँ से हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 24 माइनस ई की वैल्यू है 8। तो 24 - 8 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, 16। लेकिन हमारे पास क्या थी, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या थी, वो मिनिमम थी 5 थी, 15 थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू को उठा लिया। ठीक है, फिर यहाँ से अब बैक पे आते हैं, हमारे पास जो हो गया 5, ये इससे आके हम यहाँ पे क्या आते हैं, इस वैल्यू पे आ रहे हैं। तो क्या है हमारे पास 24 - 9, तो वो आपके पास क्या हो गया, 15। तो आप क्या लिख दो यहाँ पे 50। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप यहाँ पे जा रहे हो बैक पे 1 पे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग जा रहे हो सी पे जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 15 - 9, 15 - 9, तो वो आपके पास क्या है, 6। तो अगेन आपके पास 6 जो है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 5 आपके पास मिनिमम वैल्यू, तो हमने अब उसी को कंटिन्यू किया था। सही हो गया। फिर यहाँ पे आप आ जाओ इस साइड पे, तो आपके पास 15 - 14 आप करेंगे, 15 - 14, तो आपके पास क्या आएगा, 1 वैल्यू आ गई। लेकिन आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो आपने 0 को यहाँ पे पिक कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या, आपका पाथ कंप्लीट हो गया। सिंपल याद रखना है, जब आप फॉरवर्ड पे जाओगे तो आपने क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू उठानी थी, और जब आप बैकवर्ड पे आओगे तो आपने मिनिमम उठाई है। तो जहां जहां पे आपकी मिनिमम आ रही थी आपने मिनिमम को पिक कर दिया, तो आपकी यहाँ पे आप कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड काम क्या है आपका, यहाँ पे अपने पाथ्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पाथ्स कौन कौन से हमारे पास बन रहे हैं, सबसे पहला पाथ हमारे पास बन रहा है,
1 2 4 5 एंड 6। तो क्या पाथ बना हमारे पास? 1 2 4 5 एंड 6। पहला पाथ तो ये हो गया। सेकंड आ गया 1 2 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ से 2 से जो है वो 4 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, तो हमारा सेकंड पाथ क्या हो गया? 1 2 5 एंड 6। फिर यहाँ पे आपके पास 2 पे एक और वैल्यू भी आ रही है 3 की, तो 1 2 3 5 एंड 6। तो क्या हो गया? 1 2 3 5 एंड 6। एंड लास्ट अगर हम देख ले तो क्या है? 1 3 5 एंड 6। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स बने, सॉरी 4 पार्ट्स बने। ठीक है, अब ये 4 पार्ट्स तो बन गए। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कहाँ पे आपके पास डिले आ रहा है। अब अगर आपको याद हो तो सीपीएम में हमने सिलेक्ट टाइम के थ्रू उसका फाइंड किया था, उसका डिले। लेकिन यहाँ पे अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ तो कोई सिलेक्ट टाइम नहीं है। यहाँ पे आपने किस तरह से करना है कि जो ब्लॉक में सेम वैल्यूज आ रही हैं टॉप एंड बॉटम पे, आप उसको उस पाथ को सेलेक्ट करते हो। तो आपके पास जो फर्स्ट पाथ है 1, उस पे सेम है, 2 पे सेम है 5/5, 4 पे सेम है, 5 पे सेम है एंड 6 पे सेम है। तो ये जो पाथ है इस पे आपके पास नो डिले है। ठीक है, जब आपकी सेम वैल्यूज हो तो इट मीन्स कोई डिले नहीं है। दूसरा पाथ चेक कर लेते हैं 1 2 ये 5 एंड 6, 1 2 5 एंड 6, यहाँ पे भी आपके पास कोई डिले नहीं आया। ठीक है, फिर आपके पास आ गया 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आप देखिए वैल्यू चेंज आ रही है 5 एंड 6। अब आगे और बैक पे दोनों पे जो है डिले नहीं आ रहा, लेकिन इस 3 मॉड्यूल पे क्या हमारे पास क्या है? डिले आ रहा है। फोर्थ पार्ट पे भी देख ले तो 1 3 5 6, तो यहाँ पे आपके पास डिले आ रहा है। तो मीन्स कि हमारे जो ये 2 पार्ट्स है यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? डिले आएगा। और जो ये 2 पार्ट्स है यहाँ पे आपके पास कोई डिले नहीं है। तो हमें पता चल गया कि ये दो जो है ये क्रिटिकल पार्ट्स है और ये दो जो है आपके पास क्रिटिकल पार्ट्स नहीं है। तो ये आपके पास जो प्रिट है ये आपने इसने आपको प्लान करके बता दिया कि आपके पास कहाँ कहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ कहाँ पे आपके पास एरर्स आएंगे। पर जो है मेरे ख्याल में तो बहुत ईजी है। सिर्फ इसमें यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी सी आपको देखना होता है, अगर वो बन जाए तो इसके कैलकुलेशंस भी आपके पास आसान है। जबकि सीपीएम में क्या था? आपको ये सारी जो वैल्यूज थी उसको फाइंड करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका पर्ट है। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और इस जैसे अभी मैंने किया है कि आपने इसके ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट किया, या फिर आप इसको इस जैसे सेम नोट करके और इसके ऊपर आप इसकी ये जो टॉप पे है ये इनके नोट्स की डिस्क्राइब करें और बॉटम पे इन्होंने क्या कर दिया? वैल्यूज ले लिए। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी। कोई भी इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपने लाजमी यही मेथड यूज करना है या वो मेथड। ठीक है, आप इसके ऊपर ब्लॉक्स बना के भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, या सी विद इन सेम नोट के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला ये आपके काम का नहीं है, ये आपका वेरिएंस फाइंड करना है। जब आपको जी वैल्यू फाइंड करनी होती है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जी वैल्यू के साथ काम नहीं था, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में काम नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो पर्ट आपको अब पता चल गया हम कब करते हैं, जब आपको कंफर्म नहीं होता कि आपका काम कब कंप्लीट होगा, तब आप क्या करते हो? पर्ट करते हो। दूसरा, आप पर्ट कब यूज करते हो? प्लानिंग के लिए। सीपीएम आप जब बिल्कुल कंफर्म्ड होते हो तब आप यूज करते हो। तो ये आपके पास जब है कॉस्ट के लिए, आप कॉस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है कि आपके पास पर्ट जो है वो इवेंट ओरिएंटेशन है, जबकि ये आपके पास जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। पर्ट जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट टेक्निक थी, ये आपकी एक छोटी सी एग्जांपल है। इसको होम टास्क ले लें, इसको ट्राई करें ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सही हो गया? तो ये आज का आपका लेक्चर था। होप से आपको समझ आ गई होगी, और ये आपका जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। सही हो गया?